कल हम जायंग के बारे में बता रहे थे। अब जायंग के बारे में जानते हैं। जायंग या इसको गाइनोसियम या प्रिस्टल कहते हैं, ठीक है ना। यह एक से अधिक स्त्री केसर या कार्प्लेक्स का बना होता है। मतलब जैसे पुमंग जो होता है ना वो पुष्प के पुरुष भाग है, वैसे ही जायंग जो है पुष्प का स्त्री भाग है। जायंग पौधे का मादा भाग है, बताया अभी। स्त्री केसर या तो अकेले या अनेक या और एक दूसरे से पृथक या जुड़े होते हैं, या अकेले या अनेक या एक दूसरे से पृथक होकर के जुड़े होते हैं, बहुत सारा होता है। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। याद रखना, हम लोग पढ़े थे उधर पुंकेसर पुमंग वाला में। पुंकेसर जो भाग था उसमें 2 पार्ट पढ़े थे, तंतु और परागकोश। और इसमें जो जायंग है, इसमें जो जिसको स्त्री केसर कहते हैं, जैसे देखो पुमंग में क्या होता है, पुंकेसर होता है। पुंकेसर के 2 पार्ट, तंतु और परागकोश। जायंग में क्या होता है, स्त्री केसर होता है। इसके 3 भाग, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब हम अंडाशय के बारे में जानते हैं। यह स्त्री केसर का आधारी भाग है जो पुष्पासन से जुड़ा होता है। यह पुष्पासन से जुड़ा होता है। पुष्पासन जो होता है ना, जहाँ फूला हुआ भाग जो हम लोग पढ़े थे, उसी से जुड़ा होता है। अंडाशय सामान्यतः फूली हुई रचना है जिसे एक लंबी और पतली वृत्त जैसी रचना निकली रहती है जिसे वर्तिका कहते हैं। अंडाशय से एक लंबी पतली वृत्त जैसी रचना निकली रहती है जिसे वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के शिखर पर फूली हुई छोटी चपटी और चिपचिपी रचना रहती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके ऊपर है जो कि वर्तिकाग्र रहता है। वर्तिका निकला रहता है और इसके ऊपर क्या रहता है, वर्तिकाग्र रहता है। समझ गए ना। यहाँ से देखो इसका फिगर है ना, यहाँ है, ये अंडाशय है, अंडाशय है ना। अंडाशय से ये वर्तिका निकल गया, ये जो दिख रहा है ये लंबा से निकल, ये वर्तिका हो गया। और यहाँ पर जो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा रहता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। क्लियर। तो हम लोग है जो कि याद रखेंगे, सवाल पूछता है, ये सवाल VVI है, एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो उसमें मिलेगा सवाल कैसे पूछता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है। सवाल पूछेगा आप लोग से, पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनावे और वर्णन करें, ठीक है ना। ये वर्णन करें लिखा हुआ है। अब इसको हम देखो, इसका आंसर क्या लिखेंगे जो हम बताते हैं। सबसे पहले ये फिगर बना देंगे, ये जो दिया हुआ है ना ये फिगर बना देंगे, ठीक है। और फिगर का एक्यूरेट सब चीज़ है जो कि ये वृंत हम समझाए ही थे, ये वृंत होता है नीचे, ये फूला हुआ पुष्पासन होता है, इसी में अंडाशय होता है, बीजांड होता है, बाह्य दलपुंज ये हो गया, समझ गया ना। ये सब दलपुंज हो गया, ये सब दलपुंज हो गया। फिर ये वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र अभी बताया ही है, समझ गए ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट स्त्री केसर होता है, समझ गए ना। ये वाला पूरा समूचे पार्ट ये यहाँ से चालू होकर के ये जो होता है पुंकेसर, ये परागकोश और पुंकेसर तंतु जो होता है ये उभयलिंगी पौधा है, उभयलिंगी पुष्प है। तो इसमें है जो कि सबसे पहले फिगर बना देंगे, उसके बाद लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे पुष्प और लिखेंगे पुष्पी पौधों में फूल या पुष्प वास्तविक जनन भाग होता है। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे पुष्प और उसके जनन भाग से तक फूल एक डंठल के द्वारा तने से जुड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं, समझ गए ना। और इस पर एक फूला हुआ रचना होता है जिससे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसे हम बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग कहते हैं, समझ गए ना। बाह्य दलपुंज जो होता है ये सहायक अंग कहलाता है, ये फूलों को आकर्षक प्रदान करता है। और पुमंग और जायंग आवश्यक अंग होता है, समझ गए ना, ये जनन का काम करता है। और ये सहायक अंग जो होता है आकर्षक बनाता है फूलों को और इसकी रक्षा करता है, ये हो गया। इसके अलावा पुमंग में लिखेंगे भाई, पुमंग में है जो कि ये पुष्प का नर भाग है, इसमें लंबी लंबी रचना रहती है। ये पुष्प का नर भाग है, इसमें बहुत सारे पुंकेसर होते हैं, समझ गए ना, जो 2 भाग में होते हैं, तंतु और परागकोश। तंतु लंबा लंबा होता है, पतला पतला डोरी के समान। परागकोश जो होता है जब हम फूल को छूते हैं तो पीला पाउडर जैसा लग जाता है, उसको परागकोश। जायंग यह पुष्प का स्त्री भाग है, समझ गए ना। इसमें बहुत सारा स्त्री केसर होता है जिसमें 3 भाग होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय जो होता है कहाँ, स्त्री केसर जो पुष्पासन होता है उसमें रहता है, और वहीं से निकला रहता है वर्तिका और उसके ऊपर फूला हुआ वर्तिकाग्र रहता है।
समझ में आ गया? देखो ये फिगर बना दिए ना, और लिखेंगे पुष्प का पुष्पी पौधों में फूल है जो कि वास्तविक जनन भाग है। समझ गए ना? क्लियर है? पुष्प और उसके जनन भाग जो होते हैं एक वृंत, पुष्प जो होता है एक वृंत, एक तंतु से जुड़ा होता है जिसे वृंत कहते हैं। इसके ऊपर फूला हुआ चपटा एक आवरण होता है जिसको पुष्पासन कहते हैं। समझ गए ना? इसके है पुष्प के प्रत्येक पुष्प में 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज ये हो गया, और दलपुंज ये हो गया। समझ गए ना? क्लियर है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज। उसके बाद ये कि पुमंग और जायंग। पुमंग पुष्प वाला पुरुष भाग और जायंग पुष्प वाला स्त्री भाग, 4 भाग हो गया। अब हम बताएंगे सहायक अंग के बारे में। ये जो हमारा बाह्य दलपुंज या दलपुंज होता है ना, ये सहायक अंग होता है। ये फूलों को आकर्षक प्रदान करता है, मतलब सुंदरता जो देता है। और जायंग और पुमंग जो होता है ये फूलों को है जो कि क्या बोलता है, ये है जो कि जनन करने का काम करता है। फिर पुमंग में बताएं ये पुष्प का क्या है, नर भाग। पुष्प का पुरुष वाला भाग है जिसमें बहुत सारा पुंकेसर होता है। इसमें 2 पार्ट है, एक तंतु और परागकोश। तंतु जो होता है वो लंबा लंबा रहता है, और परागकोश जब छूते हैं तो पाउडर जैसा जो हाथ में लगता है उसको हम परागकोश कहते हैं। फिर जायंग जो है ये पुष्प का स्त्री भाग है। ये पुष्प का क्या है, स्त्री भाग है। इसमें बहुत सारे स्त्री केसर होते हैं। समझ गए ना? स्त्री केसर के 3 पार्ट है, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय जो होता है पुष्पासन में होता है, इसी से निकला रहता है वर्तिका, और इसके ऊपर फूला हुआ रहता है वर्तिका। यही लिखना है। समझ गए ना? इसी को अब समझा दिया है, जो हम बोले हैं वो लिखिएगा। अब आगे देखो, इसको थोड़ा सा छोड़े हैं, इसको बता देते हैं। जिसकी संख्या विभिन्न पौधों में निश्चित रहती है। ये बीजांड अंडाशय अंदरूनी भित्ति से जुड़े रहते हैं, जो एक सूर्यमुखी और घासों से लेकर के सहस्त्रों तक का हो सकता है। बीजांड के भीतर भ्रूणपोष होता है, मादा युग्मक का अंडाणु होता है। ये सब ऐसी जो हम बताया उसको याद रखना। अब परागकण के बारे में देखिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम बता दिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा दिए, फिर इसका टुकड़ा टुकड़ा करके भी क्वेश्चन याद कर सकते हो, ताकि आप लोग का देखिए क्लियर हो जाए। जैसे हो गया सहायक अंग, सहायक अंग। तो इसमें हो गया आवश्यक अंग, आवश्यक अंग। ठीक है ना? 28वां हो गया पुमंग, 30वां हो गया जायंग। क्लियर है? समझ में आ गया? सबके बारे में लिख लीजिएगा। परागकण के बारे में देखिए, परागकणों के परागकोश से निकल करके उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प पर बतिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। देखो, परागकणों के परागकोश से निकल करके, ये फिगर देख रहे हो ना, परागकण जो होता है, ये परागकण जो हुआ इसके परागकोश से निकल करके, परागकोश से निकल करके इसी पुष्प के, इसी पौधा के पुष्प या कोई दूसरा पौधा के पुष्प के बतिकाग्र पर, इसका परागकोश निकल करके बतिकाग्र पर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण। फिर से ये परागकोश किससे निकलता है, परागकण से निकलता है। परागकोश किससे निकलता है, परागकण। समझ गए ना? परागकण के परागकोश से निकल करके क्या बोलेंगे, परागकण के, देखो इधर समझो, परागण क्या परिभाषा समझिए। परागकण, ये परागकण के परागकोश से निकल करके उसी पुष्प, उसी पौधे के पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प के बतिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, यहाँ से निकल कर यहाँ पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जैसे निषेचन होता है ना, पुरुष में निषेचन होता है, इसमें परागण होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो परागण का परिभाषा क्लियर हो गया। समझ गए ना? परागण का परिभाषा क्लियर हो गया। पूछेगा परागण क्या है, तब परागण के बारे में क्या लिखोगे, उसको फिर से रिपीट कर, जब भी रिपीट वाला चीज़ है उसको आप लोग वीडियो को बार बार रोक करके ना 1 बार 2 बार देख लेना। इससे क्या होगा कि याद हो जाएगा। ऐसे है जो कि आप फिर से एक बार समझ लो। ये परागकण जो है, परागकण जो होता है, परागकण के परागकोश से निकल करके उसी पौधे के दूसरे पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प के बतिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण, एक परपरागण। स्वपरागण, परपरागण। परागण के प्रकार, परागण के कितने प्रकार,
परागण के प्रकार कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण के बारे में देखो, जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचना, मतलब एक ही पुष्प है ना, इसी के जैसे यहाँ पे है ना, एक ही पुष्प के परागण जब निकलता है, इसका परागण जो है निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया है, ये परागकोश के परागण करते हैं, इसको स्वपरागण, मतलब अपने वाला में स्वतः, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। क्लियर है? अब पर परागण जो होता है, जब एक पुष्प के परागण दूसरे पौधे के परिस्थित पुष्प, दूसरा पौधा के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो उसे पर परागण कहते हैं। तो स्वपरागण किस में होगा? उभयलिंगी में होगा, जिसमें दोनों चीज़ रहेगा, लड़का लड़की दोनों रहेगा, लड़का वाला भाग लड़की वाला भाग रहेगा, उसमें ना स्वपरागण होगा। तो स्वपरागण केवल उभयलिंगी पौधों में होता है, समझ गए ना? उभयलिंगी पौधे का नाम याद रखना, सूरजमुखी, बालसम, पोर्चुलाका, ये सब। अधिकांशतः पौधों में पर परागण ही परागण की स्वर्ण विधि है। इसके लिए किसी बाहरी कारक, अब ये जाएगा कैसे? अब कहोगे सर इसका पराग कोष जो है वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा कैसे? तो ये पहुँचता है, आप कभी कभी देखोगे कि आप हाथ से छू दिए और फिर दूसरा पुष्प के छू दिए तो उससे पहुँच जाता है, पानी के माध्यम से पहुँच जाता है, पानी पड़ा तो इसका पराग कोष झड़ गया, समझ गए ना? झड़ करके किसी माध्यम से है जो कि दूसरा वर्तिकाग्र पर पहुँच गया, या हवा चला, इसका पराग कोष झड़ करके दूसरा है जो कि पौधा के पराग वर्तिकाग्र पर पहुँच गया। ये जो होता है बाह्य कारक से होता है, बाह्य कारक या बाह्यकर्ता की आवश्यकता होती है, जो किसी एक पौधे के पुष्प के परागकोश को परागकणों को किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने का कार्य करता है। ये बाहरी कारक कीट, पक्षी, चमगादड़, मनुष्य, पशु, जल। अब इस पर बैठा है, यहाँ पर से बैठा उड़ करके चल गया, यहाँ पे बैठा ना, मान लो कोई मधुमक्खी बैठा यहाँ पे और यहाँ से उड़ करके दूसरा पौधा के वर्तिकाग्र पर पहुँच गया, तो वहाँ पर भी होगी आपस में निषेचन हो गया पुष्प में। परागण के लिए पुष्प में कुछ विशेष अवस्था होती है, इससे पर परागण संभव है। तो हम स्वपरागण और परपरागण के बारे में समझ गए ना। स्वपरागण में क्या होता है? एक ही पुष्प, स्वपरागण, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण में जो होता है एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, समझ गए ना, या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, पौधा वही रहना चाहिए, वह पुष्प पर पहुँच गया या उसी पुष्प के अन्य उसी पौधा के अन्य पुष्प पर पहुँच गया तो उसे स्वपरागण, मतलब पेड़ से भी रहेगा। अब परपरागण में पेड़ अलग हो जाएगा। उभयलिंगी वाला में स्वपरागण होता है, याद रखना है। उभयलिंगी पौधे का नाम, उभयलिंगी पौधे का नाम, इसको याद रखना है। क्लियर है? परागण क्लियर हो गया। निषेचन के बारे में जानो। निषेचन के बारे में तो हम बता ही चुके हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं। निषेचन का परिभाषा भी लिखा दिया गया है, नर युग्मक मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कार्यकलाप है, मनुष्य में प्रजनन तंत्र है, इसको समझते हैं। मनुष्य का प्रजनन तंत्र है, इसको समझते हैं। मनुष्य एकलिंगी प्राणी है। एकलिंगी मतलब मनुष्य में क्या होता है? पुरुष में सिर्फ पुरुष वाला ही लिंग होता है, महिला में केवल महिला वाला लिंग ही होता है, तो एकलिंगी वही होता है। उभयलिंगी मतलब एक ही शरीर में दो दो अंग रहे, अर्थात नर जनन अंग और मादा जनन अंग जो होता है अलग अलग व्यक्ति में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? इन्हीं जनन अंगों के आधार पर मनुष्य पुरुष या नारी कहलाता है, और वही जनन अंग से पता चलता है, जनन अंग से पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है। समझ गए ना? जैसे बच्चा कोई भी जन्म लेता है तो उसको पहचानते कैसे हो कि वो लड़का है या लड़की है? उसके जनन अंग से पहचाना जाता है कि बच्चा का जन्म जो हुआ वो लड़का है कि लड़की है। दोनों प्रकार के जननांगों में सबसे प्रमुख रचना नर और मादा जननांग या गोनोड जन ग्रंथि जो होता है, इसके अतिरिक्त कुछ सहायक लैंगिक अंग या सहायक ग्रंथि में भी पाए जाते हैं। शारीरिक रचनाएं एक साथ पुरुष में नर जननांग तथा स्त्री में मादा जननांग कहलाते हैं। ये समझ गए ना? अब इसको समझिए। मानव जननांग साधारणतः लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। मानव जो जननांग जो है वो कितना वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में परिपक्व और क्रियाशील होने लगते हैं। मतलब 12 वर्ष के, जैसे ही 12 वर्ष की आयु होगा तो आप है जो कि क्या बोलता है, क्रियाशीलता बढ़ जाता है। स्त्री में भी क्रियाशीलता बढ़ जाता है, पुरुष में भी बढ़ जाता है। और इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो सवाल किशोरावस्था है, सवाल है हमारा किशोरावस्था क्या है? तो आप लिखोगे किशोरावस्था में क्या चीज़?
किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या लिखोगे? जब स्त्री लड़का या लड़की या स्त्री पुरुष नर मादा लिख दोगे, जिसका उम्र लगभग 12 वर्ष हो जाता है, तो 12 वर्ष के बाद आयु होने पर जो वो मानव जननांग जो परिपक्व होता है, और इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? यही परिवर्तन प्रारंभ होना जो कि प्रारंभ होता है, इसी अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन बालक और बालिकाओं में एक समान होते हैं। किशोरावस्था में जब कुछ परिवर्तन होता है ना, तो बालक और बालिकाओं दोनों में एक समान होता है। जैसे कांख एवं दोनों जांघों के बीच बाल आना, ये जो कांख होता है उसमें भी बाल आने लगता है, दोनों जांघ के पास है जो कि बाल आने लगता है, तथा बाह्य जननांग के समीप बाल आने लगता है। जो बाह्य जननांग होता है, जो जनन वाला अंग होता है, उसके समीप भी बाल आने लगता है। टांगों और बाहुओं पर कोमल बाल उगने लगते हैं। पैर में छोटा छोटा बाल निकलने लगता है। बाहुओं में मतलब हाथ में भी बाल निकलने लगता है, कोमल मतलब पतला पतला मुलायम बाल। त्वचा कुछ तैली होने लगती है। त्वचा कुछ तैली होने मतलब त्वचा जो होता है चिपचिपा ये कि होने लगता है। इस अवस्था में चेहरे पर फुंसियाँ का निकलना भी प्रारंभ हो जाता है, और इस अवस्था में चेहरा पर दाना निकलना चालू हो जाता है, जिसको पिंपल्स कहते हैं। समझ गए ना? और इस अवस्था में अपने जैसे विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। जैसे ही जब किशोरावस्था आता है, तो अपने से विपरीत लिंग वाले, जैसे स्त्री पुरुष को देख करके, पुरुष स्त्री को देख करके ये आकर्षण उत्पन्न होता है। समझ गए ना? इन परिवर्तनों के अतिरिक्त किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अलग अलग प्रकार के कुछ परिवर्तन भी होने लगते हैं। इस परिवर्तन के अतिरिक्त किशोर बालक बालिका जो होता है, लड़का लड़की दोनों में अलग अलग प्रकार के कुछ परिवर्तन भी होने लगते हैं। जैसे किशोर बालिकाओं लड़कियों के स्तनों में उभार आने लगता है, उसके स्तनों में उभार आने लगता है। स्तन के केंद्र में स्थित स्तनाग्र के चारों ओर त्वचा का रंग गाढ़ा हो जाता है। स्तन जो होता है वहाँ पर उसके चारों तरफ जो होता है वो त्वचा का रंग गाढ़ा हो जाता है, डार्क हो जाता है। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में मासिक चक्र है जो कि प्रारंभ हो जाता है। मासिक चक्र की चर्चा इसी पाठ में आगे की गई है। मासिक चक्र के जो चक्र जो होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। किशोर बालक में मूंछ, जो लड़की के बारे में हम समझ गए। किशोर जो लड़का होता है उसके मूंछ और दाढ़ी का उगना प्रारंभ हो जाता है। उसके चेहरा पर मूंछ उगने लगेगा, दाढ़ी उगना प्रारंभ हो जाता है। स्वर यंत्र और लिरिक्स के परिपक्वता के कारण आवाज़ में भारीपन आने लगता है। जब वो लड़का बड़ा होने लगता है, लड़का जब जवान आने लगता है, तो उसका आवाज़ कुछ भारी होना प्रारंभ हो जाता है। वृषण में नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं। वृषण जो अंडकोश जो होता है उसमें नर युग्मक क्या बनता है? शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं। नर मैथुन अंग शीर्षण के आकार में कुछ वृद्धि होने लगता है। नर मैथुन अंग जो होता है उसके शीर्षण, अब ये नर मैथुन अंग क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके शीर्षण के आकार में क्या होने लगता है? वृद्धि होने लगता है। जो उसका अंग जो होता है, जनन अंग जो होता है लड़का का, वो उसमें वृद्धि होने लगता है। मानसिक भावनाओं के प्रभाव में कभी कभी शीर्षण के आकार में संवेदनता से ज़्यादा अस्थायी वृद्धि और कठोरता आने लगती है। करा कि मानसिक भावनाओं के प्रभाव से मतलब वो कुछ कुछ है जो कि मानसिक भावना मतलब फीलिंग के कारण जो होता है ना, वो अस्थायी कभी कभी वृद्धि और कठोरता आने लगता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था यौवना आरंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। याद रखना, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन इसको क्या कहते हैं? यौवना आरंभ। सवाल पूछेगा यौवना आरंभ क्या होता है, तो यौवना आरंभ पूछेगा तो बता दोगे यौवना आरंभ। यौवना आरंभ, यौवना आरंभ के बारे में पूछेगा तो बता देना है। जब किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था यौवना आरंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था क्या कहलाती है? यौवना आरंभ। प्यूबर्टी के समय शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स के कारण होता है। और ये सभी जो परिवर्तन जो होता है ना, वो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। उससे जो हार्मोन्स निकलता है उसके कारण होता है। समझ गए ना? अगर आपका चेहरा पर मोछ आ रहा है तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? हार्मोन्स। अगर आपका दाढ़ी आ रहा है तो भी जिम्मेवार हार्मोन से। आपका दाढ़ी नहीं आ रहा है तो भी जिम्मेवार हार्मोन से। समझ गए ना? आपका मोछ नहीं आ रहा है तो जिम्मेवार हार्मोन से। समझ गए ना? जो भी चीज़ परिवर्तन होगा वो सारा के जिम्मेवार है जो कि हार्मोन से। अब नर जननांग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नर जननांग में 2 वृषण होते हैं। कितने वृषण? 2 वृषण। फिगर को देखेंगे, ये हो गया वृषण, इसको अंडकोश भी कहते हैं। कितने वृषण होते हैं? 2 वृषण। कई शुक्र अपवाहिकाएं, बहुत सारा शुक्र अपवाहिकाएं, मतलब इसमें बहुत सारा है जो कि नली नस टाइप के निकला रहेगा, नली टाइप का।
प्रत्येक वृषण से संबंध अधिवृषण या एपिडिडाइमिस एवं शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिशन ये सभी होता है। तो इसके नर जननांग में पूछेगा तो वृषण लिखना। क्या क्या लिखोगे, देखो क्या क्या लिखोगे, यहाँ से देखो वृषण लिख दोगे। पूछेगा नर जननांग का नाम लिखे तो वृषण, अधिवृषण, वृषण, अधिवृषण, वृषण हो गया, अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहिका हो गया, शुक्रवाहिका, श्रृंखला नली हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, पुरस्थ ग्रंथि हो गया, कॉपर ग्रंथि हो गया, शिशन हो गया जिसको पेनिस कहते हैं। समझ गए ना। फिर से नर जननांग के भाग में क्या क्या लिखोगे, वृषण, पहला वृषण, फिर दूसरा अधिवृषण, फिर लिखेंगे शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, फिर लिखेंगे श्रृंखलन, श्रृंखलन नली, और फिर लिखेंगे मूत्रमार्ग, और फिर लिखेंगे पुरस्थ ग्रंथि, और फिर लिखेंगे कॉपर ग्रंथि। समझ गए ना। और फिर शिशन जिसको पेनिस कहते हैं। तो नर जननांग नाम याद हो जाएगा। समझ गए ना। नर जननांग, नर जनन अंग के नाम लिख दोगे। क्या क्या नाम हुआ, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी हो गया, श्रृंखलन नली हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, पुरस्थ ग्रंथि हो गया, और फिर एक कॉपर ग्रंथि, और उसके बाद एगो होता है पेनिस जिसको हम लोग बोलते हैं शिशन। फिर से अब आगे पढ़ते हैं। अब सबसे पहले वृषण के बारे में हम जानते हैं। वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, सबसे प्रमुख जनन अंग है। ये वृषण, ये अंडकोश नहीं रहेगा तो जनन करने की क्षमता ही नहीं होता। तो वृषण के बारे में एक लाइन याद हो गया, वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि नर युग्मक जो शुक्राणु कहलाते हैं इसी में बनते हैं। जो नर युग्मक शुक्राणु जो होते हैं ना, शुक्राणु जो इसको स्पर्म कहते हैं, समझ गए ना, वो इसी में बनता है। इसमें पुरुष में 2 अंडाकार वृषण होते हैं। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण होते हैं जो उदर गुहा में बाहर दोनों जंघाओं के बीच स्थित होता है, ये जानते हैं। त्वचा और पेशियों से बनी एक थैली में स्थित होता है। यह है कि त्वचा और पेशियों से बनी एक थैली में स्थित होता है जिसे वृषण कोष कहते हैं। समझ में आ गया। तो वृषण के बारे में क्या क्या बोले फिर से। वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, इसी में नर युग्मक शुक्राणु बनता है, और प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक पुरुष में 2 वृषण होते हैं, और यह एक बाहर एक थैली में रहता है जिसे वृषण कोष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। प्रत्येक वृषण ऊपर से तंतुमय संयोजी ऊतक के आवरण से ढका होता है। प्रत्येक वृषण में कई कुंडित नलिकाएं पाई जाती है। उसमें बहुत सारा कुंडित नलिका नस टाइप का है जो कि पाया जाता है, जिसे शुक्रजन नलिका कहते हैं। इन्हीं नलिकाओं में शुक्राणु का विकास होता है। शुक्रजन नलिका अंदर की ओर आपस में जुड़ करके एक अत्यधिक कुंडलित नलिका बनाती है, इसे अधिवृषण वाहिनी कहते हैं। तो ये आप है जो कि वृषण के बारे में समझ में आ गया। वृषण क्लियर हो गया, समझ गए ना। तो वृषण के बारे में आप लोग याद कर लोगे। वृषण के बारे में क्या लिखोगे, फिर से हम लिखाते हैं। वृषण, वृषण जो होता है पुरुष का सबसे प्रमुख जनन भाग है। वृषण में ही नर शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके अलावा लिखोगे प्रत्येक मनुष्य में 2 वृषण होते हैं। यह एक थैली में बंद होता है जिसे वृषण कोष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। इसके ऊपर संयोजी ऊतक का बना हुआ है, जो कि इसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो संयोजी ऊतक का होता है। अब हम लोग अधिवृषण के बारे में जानते हैं। अधिवृषण अब यहाँ पर फिगर में है जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, उधर वाला जो फिगर है ना उसमें अधिवृषण के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है। तो आप अधिवृषण को समझाते हैं। ये इसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको समझना है। अधिवृषण वाहिनी एक लंबी नली है जो अत्यधिक कुंडलित और कसी हुई नलिका के रूप में वृषण से भीतरी किनारे में चिपकी होती है। जब वृषण आप है जो कि वृषण देखोगे, वृषण जो रहता है उसमें से बहुत सारा नस निकलता है। समझ गए ना। नस हम लोग कहते हैं नस है, लेकिन वो नस अंदर नहीं रहता है, अंदर से बहुत सारा नली निकला हुआ रहता है, उसी को अधिवृषण कहते हैं। इसी रचना को अधिवृषण या एपिडिडाइमिस कहते हैं। अधिवृषण से एक शुक्रवाहिका नामक नलिका निकलती है। अधिवृषण शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है। इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर के निषेचन के योग बनते हैं। बस अधिवृषण को ऐसे ही समझ लेंगे। समझ गए ना। शुक्रवाहिनी के बारे में देखिए, शुक्रवाहिका के बारे में, ये करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। अब यहाँ जो हो गया ना, ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। शुक्रवाहिका 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसकी दीवार मांसल संकुचित होता है। संकुचित मतलब
मांसल होता है मांस, और संकुचित मतलब होता है संकुचन, शिथिलन जो होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है। दोनों शुक्रवाहिकाएं वृषण के पीछे से उसके समानांतर आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर के मूत्राशय तक जाती है। ये जो शुक्रवाहिका जो होती है, ये शुक्रवाहिका दोनों तरफ से शुक्रवाहिका निकली ना, और आगे जाकर के कहाँ से, जो मूत्राशय जो होता है इससे जो है जो कि मूत्राशय इससे है जो कि जुड़ जाता है, समझ गए ना। मूत्र मार्ग यही हमारा मूत्राशय है, समझ गए ना। इसी से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। मूत्राशय के समीप ये अपनी ओर की मूत्र नली का एक फंदा बनाकर मूत्राशय के पृष्ठतल पर पहुंच जाती है। यहाँ से ये कुछ नीचे आकर के अपनी ओर शुक्राशय की नलिका से जुड़ करके एक श्रृंखलन नली का निर्माण करती है। ये श्रृंखलन नली का निर्माण करती है। श्रृंखलन नली यही होता है, समझ गए ना। ये श्रृंखलन नली, यही श्रृंखलन नली है जो कि उत्तेजना को बढ़ाता है, उत्तेजित करता है, समझ गए ना। तो शुक्रवाहिका में बस इम्पोर्टेंट है कि ये 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। श्रृंखलन नली को समझिए। ये सब के बारे में आप जानते हो, बस थोड़ा सा है कि आप सब कुछ जान रहे हो, बस वो जान नहीं रहे हो कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो ये सब हमें जो इम्पोर्टेंट है जिसको बताएंगे वही याद रखना है, फालतू चीज़ याद नहीं रखना है। ये सब थोड़ा सा अजीब चीज़ है, इसको पढ़ाने में भी अजीब लग रहा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम याद करवा देते हैं। श्रृंखला नली, ये दो नलिका है, ये दो छोटी नलिका है। श्रृंखला नली दो छोटी नलिका है, देखो यहाँ पर ये दो छोटी नलिकाएं होती है जो शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय की नलिका से जुड़ने से बनती है। दोनों श्रृंखलन नलिकाओं एक पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश करती है, और पुरस्थ ग्रंथि जो होता है दोनों नलिका मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़ करके मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। ये जो होता है यहाँ पर अखरोट के आकार का ही रहता है, समझ गए ना। और इसी में पुरस्थ ग्रंथि, इसी में ये प्रवेश करती है। अब मूत्र मार्ग का है जो कि निर्माण करती है। मूत्र मार्ग के बारे में जानिए। अब ये सब क्या समझोगे, अब इसमें मूत्र मार्ग में क्या समझोगे, वो मार्ग जिससे मूत्र निकलता है उसको मूत्र मार्ग कहते हैं। अब इसमें क्या समझा है, इसको जो इम्पोर्टेंट है अंग है उसको थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आपको बाद में आगे फ्यूचर में काम दे। ये एक लंबी मांसल नली है, इसमें दो सहायक ग्रंथि होता है, पुरस्थ ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि। इसमें दो होता है, एक पुरस्थ ग्रंथि होता है, एक कॉपर ग्रंथि होता है। और कॉपर ग्रंथि को इसमें दिखाया नहीं गया है, समझ गए ना। इसके बाद मूत्र मार्ग नीचे की ओर बढ़ता है, मूत्र मार्ग नीचे की ओर बढ़ेगा और शीशन के माध्यम से होता है। शीशन के सिरे मूत्र जन छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है, मूत्र मार्ग से होकर के मूत्र और बीज दोनों बाहर निकलते हैं। देखो ये अब यहाँ से मूत्र मार्ग नीचे की ओर बढ़ेगा और यहीं से यही वाला भाग को हम शीशन कहते हैं, समझ गए ना। ये पुरुष का जो नर जनन भाग होता है इसी को शीशन कहते हैं। इसी से मूत्र बाहर निकलता है और बीज भी बाहर निकलता है, जिसको शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। अब पुरस्थ ग्रंथि के बारे में जानते हैं। पुरस्थ ग्रंथि एक मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि होता है। बताइए कि अखरोट के टाइप का होता है। ये दाएं और बाएं पिंड से का बना होता है। दोनों पिंड एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए माध्यम में जुड़े होते हैं। मूत्रमार्ग पुरस्थ ग्रंथि के बीच से होकर के गुजरता है। मूत्रमार्ग के इसी भाग में पुरस्थ नलिकाएं खुलती है। पुरस्थ ग्रंथि के पुरस्थ द्रव स्रावित होता है। पुरस्थ द्रव शुक्राणु द्रव शुक्राशय द्रव मिलकर के बीज बनाते हैं। पुरस्थ द्रव के कारण ही बीज में विशेष गंध होते हैं। देखिए ये सभी जो पुरस्थ ग्रंथि जो है ना, इससे निकलता है द्रव, पुरस्थ द्रव, शुक्राणु द्रव, मतलब यहीं पर है जो कि सब चीज़ बीज का, यहाँ से बीज का निर्माण हुआ ना, यहाँ से जाता है और फिर यहाँ भी है जो कि यहाँ से बीज का ही निर्माण होकर के यहाँ जाता है। अब मूत्राशय ये हो गया, मूत्र यहाँ जमा होता है, निर्माण होकर के शरीर से आकर के यहाँ जमा होता है, और यहाँ से बीज, और यहाँ से बीज में और बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आकर के मिलता है, समझ गए ना। और यहाँ पर आकर के मिलता है तो फिर मूत्राशय अलग निकलता है, बीज फिर है जो कि इसी से निकलता है, समझ गए। और ये जो होता है शुक्राशय द्रव जो मिल करके बीज बनाते हैं। पुरस्थ द्रव के कारण ही बीज में विशेष गंध होते हैं। ये जो पुरस्थ ग्रंथि है ना, इसी से एक द्रव निकलता है जो बीज में मिल जाता है। इससे बीज यहाँ से जा रहा है ना और यहाँ निकलेगा ना, तो इससे एक प्रकार का लिक्विड बीज में मिल जाता है द्रव, और इसी के कारण बीज से एक प्रकार के गंध आता है। बीज में विशेष प्रकार की जो गंध होती है इसी के कारण। बस ये इसमें ऑब्जेक्टिव याद रखना है, किसके कारण बीज में विशेष गंध होती है, तो पुरस्थ द्रव के कारण बीज में विशेष प्रकार की गंध होती है। पुरस्थ द्रव बीज के शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है। बीज के शुक्राणुओं को क्या करता है, उत्तेजित करता है, जिससे वो तेज़ी से दौड़ता है। कॉपर ग्रंथि के बारे में जान जाओ, इसको कॉपर ग्लैंड कहते हैं।
पुरुष ग्रंथि के ठीक नीचे एक जोड़ी छोटी कॉपर की ग्रंथि होती है, एक जोड़ी छोटी कॉपर की ग्रंथि होता है, इसमें दिखाया नहीं गया है, नीचे इसी में रहता है छोटा सा। और इस ग्रंथि की नलिका मूत्र मार्ग में खुलती है। यह ग्रंथि एक क्षारी द्रव स्रावित करती है। यह कॉपर ग्रंथि जो होता है एक क्षारी द्रव स्रावित करती है। क्षारी द्रव मतलब समझ गए ना, करवाहट बोला। और जो मूत्र मार्ग में खुजली है, जो कि मूत्र मार्ग में खुलती है, यह ग्रंथि एक क्षारी द्रव स्रावित करता है जो मूत्र मार्ग की दीवार में मूत्र के द्वारा उत्पन्न खजुलाहट और जलन से बचाता है। ये जो कॉपर ग्रंथि है ना, इसी से जो है जो कि क्षारी द्रव उत्सर्जित करता है, जिससे जो होता है मूत्राशय में जो होता है खजुलाहट और जलन से है जो कि यही हमारा कॉपर ग्रंथि है जो कि बचाता है। समझ गए ना। मैथुन के समय यह द्रव तो मादा की योनि की अम्लता को नष्ट करता है। और कॉपर ग्रंथि जो होता है बीज के साथ निकल जाता है, शुक्राणु के साथ बाहर निकलता है। और जब ये मादा के योनि में जाता है तो उसके अम्लीयता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। शुक्राणु को सुरक्षित रखने में ये सहायता करता है। मतलब कॉपर ग्रंथि का होना बहुत ही आवश्यक है। अब शिशन के बारे में जानिए। ये एक मांसल बेलनाकार रचना है, देख ही रहे हो, शिशन के बारे में हम बता ही दिए हैं। यह पुरुष का मैथुन अंग है, इसको हम शिशन कहते हैं। यह पुरुष का क्या है, मैथुन अंग है। और यह वृषण कोण के सामने बीचों बीच स्थित होता है। यह बाहर से एक ढीली त्वचा से ढका होता है। ये इसके ऊपर एक ढीला त्वचा होता है। शिशन का शिखर भाग को ग्लांस कहते हैं। ग्लांस के ऊपर त्वचा का एक ढीला आवरण प्यूपस कहलाता है। थोड़ा सा देखो, सामने बीच स्थित होता है, ये बाहर से एक ढीली। ये सब पढ़ने वाला चीज़ नहीं है, ये सब है जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख लो कुछ शिशन के ठीक बीच के मूत्र मार्ग आगे की ओर जाता है और अंत में शिशन के शिखर पर एक मूत्र जन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, ये जानते ही हो। शिशन का कार्य निषेचन के लिए शुक्राणु को स्त्री की योनि में पहुँचाना है। शिशन का जो कार्य जो होता है, जो इसका कार्य क्या होता है, पहला नंबर तो मूत्र को उत्सर्जित करना, दूसरा नंबर है निषेचन के लिए शुक्राणु को स्त्री की योनि में पहुँचाना, ये याद रखना। शिशन का कार्य है जो कि याद रखना, वो निषेचन हो गया पहला, दूसरे मूत्र का निर्माण करना पहला, दूसरा हो गया निषेचन के लिए शुक्राणु को स्त्री की योनि में पहुंचाना। शुक्राणु सूक्ष्म सक्रिय एक गुण कोशिकाएं है जिसका विकास वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में नरयुग्मक है। समझ गए ना। तो हम लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव जो बताया है उसको आप लोग याद रखना। और हम है जो कि लिख देते हैं शिशन का कार्य, शिशन के कार्य। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिख दे रहा है, बाकी है जो कि आप है जो कि याद रखिए। जैसे हम लोग पढ़े उधर पुरुष जनन भाग, वैसे ही मादा जनन भाग। समझ गए ना। तो मादा जनन भाग को भी समझते हैं। मादा जननांग में बहुत सारा रचना होता है। अंडाशय होता है, देखो ये अंडाशय हो गया, फैलोपियन नलिका हो गया, याद रखेंगे। अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, गर्भाशय योनि हो गया। अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय योनि। समझ गए ना। अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय योनि। क्लियर है। हाइमेन, बाल्बा, ये जो पांचों देखो, ये अंडाशय हो गया, ये हो गया फैलोपियन नलिका हो गया, अंडाशय, फैलोपियन नलिका। फिर से ये हो गया अंडाशय, अब फैलोपियन नलिका, फिर ये गर्भाशय हो गया, ये योनि हो गया, ये हाइमेन हो गया, ये बल्बा हो गया। बल्बा याद हो गया। अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि और हाइलेम और बल्बा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसको याद रखना। तो मादा जननांग के नाम याद रहेगा, मादा जननांग के नाम याद रखना। जैसे नर जननांग याद किए तो वैसे इसको भी याद रखना है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। समझ गए। देखो अंडाशय के बारे में, प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय होता है। उसमें वृषण होता था ना मुख्य, इसमें अंडाशय मुख्य रहेगा। एक जोड़ी अंडाशय होता है, मतलब 2। ये देखो अंडाशय, अंडाशय कितना रहता है, 2। क्लियर है। अब देखो अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में स्थित श्रोणि गुहा में पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक पतली पेरोटिनियम की झिल्ली के द्वारा उदर गुहा के पृष्ठीय दीवार से जुड़ी होती है। प्रत्येक अंडाशय संयोजी उत्तक के एक आवरण ट्यूनिका एल्बुजिना से ढका होता है। इस आवरण के नीचे जनन एपिथेलियम पाए जाते हैं, इससे अंडाणु विकसित होते हैं। क्लियर है। इसमें अंडाणु, अंडाशय में अंडाणु विकसित होता है। आपको याद रखना है, अंडाशय में पूछेगा अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है। क्लियर है। फैलोपियन नलिका, ये एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं हैं जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर के नीचे की ओर जाती है। फैलोपियन नलिका जो है ऊपरी भाग से चालू होकर के नीचे की ओर, देखो ये अंडाशय है ना, ये जो आप उजला उजला देख रहे हो ये नली है मोटा सा। समझ गए ना,
ये ऊपरी भाग से चालू होकर के नीचे तक के जाता है और अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती है। गर्भाशय से जुड़ जाती है, देखो ये गर्भाशय है ना, यहाँ पे गर्भाशय है ना, ये इसी से जुड़ जाती है। बस इसको समझना है, समझ गए ना। प्रत्येक फैलोपियन नलिका का शीर्ष भाग एक चौड़े कीप के समान होता है। फैलोपियन नलिका का शीर्ष भाग एक चौड़े कीप के समान होता है जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका में प्रवेश करने में सहायता करते हैं। देखो ये जो होता है फैलोपियन नलिका, इसका जो आगे वाला भाग कीप हम देखे हैं ना, कीप आप देखोगे तेल जिससे छाना जाता है, इस टाइप का कीप के आकार का होता है, इधर भी, समझ गए ना। और ये अंडाशय को इधर भेजे की भेजने में मदद करता है। फैलोपियन नलिका की दीवार जो होता है मांसल एवं संकुचित होता है। फैलोपियन नलिका की दीवार मांसल मतलब इसमें मांस होता है और संकुचनशील होता है। इसकी भीतरी सतह पर सिलिया लगी होती है जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका में नीचे की ओर बढ़ने में सहायता करती है। इसके भीतरी सतह पर सिलिया लगी होती है, मतलब ये गति प्रदान करती है। इसको जो अंडवाहिनी से अंडाशय से जो अंडाणु निकलती है, इसको ये अंदर भेजने में ये क्या करती है, मदद करती है। और इस नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुँचते हैं। इस नलिका के द्वारा अंडाणु कहाँ पहुँचते हैं, गर्भाशय में। और यही नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुँचते हैं। गर्भाशय ये मोटी दीवार वाली पेशी थैली के समान रचना है जो मूत्राशय और मलाशय के बीच सोनी गुहा में स्थित होता है। यह लगभग तिकोना रचना है। यह लगभग तिकोना रचना है जिसका ऊपरी भाग ज़्यादा चौड़ा होता है और इसके ऊपरी भाग के दाएं और बाएं कोने से उस ओर की फैलोपियन नलिका जुड़ी रहती है। गर्भाशय की गुहा में ही भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय के जो गुहा होता है उसी में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण मतलब समझते हो, बच्चा जो गर्भ में रहता है उसी को भ्रूण कहते हैं। इसी में है जो कि भ्रूण का विकास होता है। बच्चा जो विकसित होता है इसी में होता है। इसकी गुहा सामान्य स्थिति में 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, मतलब नॉर्मल स्थिति में 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। परंतु भ्रूण के विकास के समय यह बढ़ जाता है। जैसे अगर गर्भ में बच्चा है तो इसका साइज बढ़ने लगता है और गर्भ के 8वें महीने में इसका साइज 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है और अंडाकार हो जाता है। मतलब गर्भ के 8वें महीने में देखिए इसका साइज 18 से 20 सेंटीमीटर। और शिशु के जन्म के बाद ये पुनः छोटी हो जाती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद फिर से यह वही अवस्था में आ जाती है, परंतु सामान्य स्थिति में ना आकर के उसमें थोड़ी बड़ी रह जाती है। मतलब जो नॉर्मल था ना उससे थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादा बढ़ता नहीं है। जैसे 7 से 8 सेंटीमीटर है ना, तो 9 से 10 सेंटीमीटर के आसपास तक ही रहता है। क्लियर है। और गर्भाशय के निचला भाग संकरा होता है, इसे ग्रीवा या सर्विकस कहते हैं। इसका निचला भाग जो संकरा होता है जिसको क्या कहते हैं, ग्रीवा। क्लियर है। और ग्रीवा के नीचे की ओर योनि में खुलता है। यह ग्रीवा जो होता है, ये संकरा जो पतला जो रास्ता है इसको ग्रीवा कहते हैं और ये योनि में खुलता है। योनि के बारे में भी वही कहानी है। इसमें क्या समझा है योनि के बारे में, यह एक पेशी नली के समान रचना है जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार पेशी और तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है। ये भी संयोजी ऊतक की बनी होती है तथा फैलने योग्य होती है। ये फैलती है। यह बाहर की ओर एक छिद्र भग या बल्बा के द्वारा खुलती है। यह बाहर की ओर एक छिद्र भग या बल्बा के द्वारा खुलती है। समझ गए ना। इसी में हाइलम होता है, यहाँ पे हाइलम होता है, ये बल्बा होता है। बल्बा एक पतली झिल्ली से ढकी होती है जो हाइलम कहलाती है। इसमें एक बहुत ही छोटी छिद्र होता है। पहली बार संभोग के समय या चोट आदि लगने पर के समय ये झिल्ली टूट जाता है। ये हाइलम जो होता है, हाइलम जो होता है एक झिल्ली होता है। समझ गए ना। पहला बार फर्स्ट बार संभोग करने से या साइकिल चलाने से या चोट लगने से, समझ गए ना, या एक योगा करने से, एक्सरसाइज करने से ये हाइमेन जो होता है ये टूट जाता है। समझ गए ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और पहली बार संभोग करने से भी टूट जाता, लगने से ये झिल्ली टूट जाता है। फिर दोबारा इसका निर्माण नहीं होता है। फिर टूट जाने के बाद दोबारा निर्माण नहीं होता। योनि संभोग या मैथुन के समय नर के सीसन को ग्रहण करती है। और योनि जो होता है जब आपस में संबंध बनाया जाता है तो ये योनि जो होता है इस पुरुष के जो मैथुन वाला भाग जो होता है, जो सीसन जो होता है उसको ग्रहण करता है, सीसन, जिससे श्रक्लित बीज मादा जननांग में पहुँचता है। जिससे श्रक्लित जो निकलता है बीज वो मादा जननांग में क्या होता है, पहुँचता है। क्लियर है। जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से बाहर होते हैं। वही योनि से है जो कि बच्चा बाहर आता है। मासिक स्राव का भी बाहर निकलने का रास्ता यही है। मासिक स्राव भी उसी से बाहर निकलता है। क्लियर है। तो हम लोग है जो कि पढ़ चुके। अब बल्बा या भग के बारे में जानते हैं। यह योनि के ठीक बाहर वाला बाह्य ज्ञानेंद्रिय के रूप में होता है। बल्बा जो होता है ये बाहर होता है ज्ञानेंद्रिय के रूप में।
में है जो कि ज्ञानेंद्रिय, मतलब उससे ये जो होता है ज्ञानेंद्रिय समझते ही हो, समझ गए ना, ये पुरुष ये महिलाओं में होता है, वो याद रखिएगा। निषेचन संभोग के समय जानते ही, निषेचन के बारे में बता दिए हैं। संभोग के समय जब नर के बीज मादा की योनि में संकलित होता है जाता है, जब बीज में स्थित क्रियाशील शुक्राणु के पूंछ की गति की सहायता से गर्भाशय में फिर आगे फैलोपियन नलिकाओं में अगले भाग में पहुंच जाता है, वहाँ कई शुक्राणु एक साथ पहुँचते हैं, परंतु उसमें से केवल एक शुक्राणु ही फैलोपियन नलिका में पहुँचते हैं। अंडाणु के साथ संजोग करके सफल हो जा पाता है। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का संयोजन या संयुग्मन ही निषेचन कहलाता है। बचे हुए शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। बचे हुए शुक्राणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश शुक्राणु फैलोपियन नलिका में ऊपर की ओर गति करते समय ही नष्ट हो जाते हैं। फैलोपियन नलिका में शुक्राणुओं की गति की दर लगभग 100 माइक्रोन प्रति मीटर होता है। सामान्यतः शुक्राणु फैलोपियन नलिका में 12 घंटे तक जीवित रहता है। इसी अवधि के दौरान ये अंडाणु से संजोग कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब है कि यहाँ पर हम आगे समझते हैं, बस इसको पढ़ना, निषेचन बता दिया है ना, बाकी ये सब चीज़ है जो कि आप समय के साथ साथ अपने जान जाओगे। स्त्रियों में लैंगिक चक्र या अंडाणु के निषेचन न होने के बाद की क्रिया। स्त्रियों में यौवना आरंभ या प्यूबर्टी जो होता है सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है, जानबे करते हो। अर्थात इस उम्र में नारी में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है, मतलब स्त्रियों में जनन क्षमता प्रारंभ होने लगती है। और आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रिया होती है जिसे मासिक चक्र कहते हैं, अर्थात मासिक धर्म कहते हैं, रजोधर्म। समझ गए ना? जब ये प्रारंभ होता है इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, समझ गए ना? इसी को एमसी कहते हैं, रजोधर्म या मासिक स्राव कहते हैं। यह चक्र 28 दिनों तक चलता है। यह चक्र जो होता है 28 दिनों तक चलता है। सामान्यतः स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। मासिक चक्र के प्रारंभ में, तो मासिक चक्र आपका इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ये सब किताब में लिखा हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए इसको बतावे की जरूरत नहीं। मासिक चक्र के प्रारंभ, मासिक चक्र के प्रारंभ ग्राफी पुटक या ग्राफियन फॉलिक्यूल में स्थित अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। यह क्रिया प्यूटेटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स के प्रभाव में प्रारंभ होता है। ग्राफियन फॉलिक्यूल के परिपक्व होते ही अंडाशय से हार्मोन्स एस्ट्रोजन निकलता है, हार्मोन जो गर्भाशय की दीवार में कुछ आवश्यक परिवर्तन लाता है। गर्भाशय की दीवार से की सबसे भीतरी सतह, जिसे अंतस्तर कहते हैं, रक्त कोशिकाओं के ग्रंथियों के विकास के कारण मोटी हो जाती है। गर्भाशय में इस तरह की तैयारी अंडाणु के निषेचन के बाद भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होती है। मासिक चक्र के करीब बीच में यानी करीब 14वें दिन केवल एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है और यह अंडाणु फैलोपियन नलिका में पहुंचता है। मतलब मासिक चक्र होता है ना, तो मासिक चक्र जो होता है एक प्रकार का चक्र है जो लगभग प्रत्येक 28 दिन पर महिलाओं का होता है। समझ गए ना? कभी कभी जो होता है इसमें समय ज़्यादा लग जाता है, 28 दिन के बजाय 30 दिन 35 दिन, या कभी कभी समय से पहले है, जो कि आपके शरीर का जैसे जिस प्रकार से आपका शरीर की क्षमता रहेगा उसके हिसाब पर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप अपने आप में हेल्दी रहोगे, तो आपका जो होता है ये जो मासिक चक्र जो होता है ये समय पर होता है। और आप कमज़ोर रहोगे, ठीक से खाना नहीं खाओगे, ज़्यादा है जो कि खट्टा चीज़ खाओगे या जो भी चीज़ खराबी करता है वो चीज़ खाओगे, तो इससे ये मासिक चक्र का टाइमिंग गड़बड़ा जाता है। इससे यह 28 दिन या 28 दिन के बजाय 30 दिन 35 दिन चल जाता है। तो मासिक चक्र के करीब बीच में यानी 14वें दिन में केवल एक परिपक्व अंडाणु, मतलब 28 दिन है ना, तो बीच में 14 दिन हुआ ना, एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है और ये अंडाणु फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब बताए भी कि उसमें पहुँच जाता है। और अंडोत्सर्जन के बाद फॉलिक्यूल का बचा भाग पीले रंग का हो जाता है। अब इसे पीत पिंड या कॉपर्स ल्यूटियम कहते हैं। कॉपर्स ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि, इससे हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन पूछेगा नर हार्मोन है कि महिला हार्मोन है, तो ये मादा हार्मोन है। समझ गए ना? इस हार्मोन्स के प्रभाव से गर्भाशय की दीवार और मोटी हो जाती है। इस हार्मोन्स के प्रभाव से गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। 36 घंटे के भीतर अगर ये अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचित नहीं होता है तब ये नष्ट हो जाता है। वो शुक्राणु जो अंडाणु जो निकल कर आया ना 14वां दिन, 36 घंटे के अंदर अगर शुक्राणु उसको नहीं मिलता है ना, तो ये निषेचित नहीं हो पाता है और वो नष्ट हो जाता है। समझ गए? और इसके साथ साथ कॉपर्स ल्यूटियम भी निष्क्रिय होकर के विकृत होने लगता है। इसके कारण हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी बंद हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण गर्भाशय की दीवार का अंतःस्तर अलग हो जाता है। अंडोत्सर्जन के करीब 28वें दूसरे सप्ताह बाद यानी चक्र के प्रारंभ के 28वें दिन रक्त म्यूकस गर्भाशय की दीवार से अलग होकर के टूटी कोशिकाओं तथा अंडाणु योनि के स्राव के रूप में बाहर आ जाते हैं और इसी क्रिया को मासिक स्राव कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? मासिक स्राव।
इसलिए स्राव करीब 3 से 5 दिन तक होता है। ये जो स्राव होता है 3 से 5 दिन तक के होता है और अंडाशय में फिर से नए अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है, अर्थात मासिक चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। अगर अंडाणु शुक्राणु से निषेचित होने में सफल हो जाता है तो निषेचित अंडे का आगे विकास गर्भाशय में होने लगता है। गर्भाशय की संपूर्ण अवधि अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता है और कॉपर, देखो इधर हम समझाते हैं इसको, यहाँ से फिगर से समझिए। जैसे ये फिगर है, समझ गए ना, यहाँ से जो होता है ये शुक्राणु बहुत सारा आता है, ठीक है। ये अंडाणु, अंडाशय जो है ना, इसी से अंडाणु निकलता है, तो बारी बारी से निकलता है। अगर एक बार इससे निकला है ना तो अगला बार निकलेगा इससे निकलेगा, फिर अगला बार निकलेगा इससे। एक और निकलता है ना 14वें दिन पर निकलता है, 14वें दिन पर तो ये निर्माण होना चालू हो जाता है, समझ गए ना। 14वें दिन पर निकलता है, इसे 14वें दिन पर यहाँ निकला ना ये अंडाणु, और यहाँ से निकलता है और शुक्राणु जाता है ना, तो शुक्राणु बहुत ज़्यादा गति करते हुए जाता है। तो इधर से तो अंडाणु निकला नहीं, तो ये तो व्यर्थ ही हो जाता है। इधर से जाता है, मिलता है, और एक शुक्राणु मिल करके निषेचित हो जाता है। तो फिर ये जब निषेचन हो जाता है तो ये यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे धीरे धीरे बच्चे का विकास होने लगता है। क्या होता है, मान लीजिए ये अंडाणु निकला और यहाँ से, और इधर से शुक्राणु इसके अंदर नहीं गया, मिलन नहीं हुआ, तो निषेचन नहीं होगा, तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। निषेचन होने पर ही महिला प्रेग्नेंट होती है। यहाँ से अंडाणु निकला और शुक्राणु मिल गया तो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी। और फिर यही प्रेग्नेंट जो होता है, ये बच्चे जो होते हैं इसमें बनने लगते हैं और धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है और फिर ये बच्चे का जन्म हो जाता है। क्लियर है। और फालतू चीज़ है जो कि, और बाकी चीज़ आप जानते ही होंगे, उतना हम बताएंगे। जनन और स्वास्थ्य के बारे में है जो कि समझिए, जनन और स्वास्थ्य क्या है। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य उन स्वास्थ्य तो, और जनन मतलब होता है, समझते ही हो, जनन तो पढ़े कि स्वास्थ्य मतलब आप स्वस्थ हो। जनन और स्वास्थ्य का तात्पर्य उन स्वास्थ्य आदतों और व्यवहारों से है जिसका सीधा प्रभाव मानव की व्यक्तिगत शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अस्वास्थ्यकर आदतों के कारण कई तरह की बीमारी हो जाती है। कहा है कि अस्वास्थ्यकर आदत, खराब आदत के कारण कई तरह की बीमारियाँ हो सकती है, जो केवल विपरीत लिंग वाले साथी को ही नहीं बल्कि उत्पन्न संतानों को भी संक्रमित करता है। कहा है कि अगर आपका है जो कि अस्वास्थ्यकर आदत मतलब गंदी आदत है, तो जिससे है कि जिसके साथ संबंध बनाया जाता है, वो स्त्री रहे या पुरुष, उसको तो वो बीमारी होगा ही होगा। साथ साथ जो बच्चे का जन्म हो रहा है, जो बच्चा गर्भ में पनप रहा है, उसको भी है कि वो बीमारी हो जाएगा। इसे सुरक्षित रहने के लिए जननांगों और उसके स्वास्थ्य और उससे संबंधित स्वस्थ आदतों और व्यवहार का सही जानकारी सभी मानव का होना अनिवार्य है। इस बात की जानकारी आवश्यक है कि जननांग या लैंगिक अंग इसी तरह सामान्य है जैसे शरीर के अंग। कहने का मतलब साफ सफाई हमारे लिए जरूरी है। जिस तरह शरीर के अन्य अंगों को समय समय पर डॉक्टरी जांच की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जननांगों को भी समय समय पर डॉक्टरी जांच अनिवार्य है। जननांगों में होने वाली विकृति या रोग में लज्जा और गोपनीयता रखा जाने वाला विषय नहीं समझना चाहिए। करा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, गुप्त वाला प्रॉब्लम, तो उसमें है कि गुप्त नहीं रखना है, उसको डॉक्टर से है कि या अपने जो भी घर में माता जी हो गए या जिनसे भी आप बोल सकते हो उनको बता सकते हो, समझ गए। नहीं तो वो धीरे धीरे वो बीमार है जो कि आप पड़ जाओगे। करा अनावश्यक गोपनीयता कभी कभी बिना वजह की परेशानी का कारण बन जाती है। इसके कारण अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ भी फैलती है, जिससे बुरे परिणाम है कि आप अगर उसको आप है कि चुपचाप रहिएगा तो फिर है कि बहुत तरह का है कि बीमारी भी हो सकता है। लैंगिक जनन संचालित रोग, ये आपका पढ़ना है, ये पूछता है लैंगिक जनन संचालित रोग। यौन संबंध से होने वाला संक्रामक रोग। यौन संबंध मतलब होता है जो हम लोग सेक्स करते हैं उससे के कारण भी रोग होता है। कौन कौन रोग होता है? कई रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस। अब ऐसे रोग जो होता है वो रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। ऐसे रोगाणु मनुष्य की योनि, मूत्रमार्ग जैसे जननांगों या मुख या गुदा जैसे स्थानों के नम और उष्ण वातावरण में बढ़ते हैं। ये सभी जो होते हैं, इसके जो जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं, ये सभी स्थान पर बढ़ते हैं। उन व्यक्तियों में से ऐसे रोग के होने की संभावना अधिक होती है जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध बनाते हैं। जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संबंध बनाते हैं उनको ये सब बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होती है। मनुष्यों में होने वाला ऐसे रोग के नाम यहाँ देखो। बैक्टीरिया जनित रोग, गोनोरिया, समझ गए ना, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, यूरेथ्राइटिस हो गया तथा सर्विसाइटिस हो गया, ये बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया जनित रोग याद रखिएगा। वायरस जनित रोग, कैंसर, सर्विकस कैंसर, हर्पिस, एड्स हो गया, मनुष्यों में वायरस के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। एड्स HIV वायरस के कारण होता है। आप लोग को 9th क्लास में एड्स के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ाया गया है, अगर नहीं पढ़े हो
तो 9 क्लास में एड्स नाम से वीडियो डाला हुआ। प्रोटोजोआ जनित रोग, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार का प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला रोग जिसका नाम है ट्राइकोमोनिएसिस है। समझ गए ना? तो ये याद रखना है, लैंगिक जनन संचारित रोग। लैंगिक जनन संचारित रोग, लैंगिक जनन संचारित रोग, ये रोग है। समझ गए ना? याद रखना कौन कौन रोग है। गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, रेथराइटिस हो गया, सर्विसाइटिस हो गया, एड्स हो गया, सर्विकस कैंसर हो गया, एगो ट्राइकोमोनिएसिस हो गया। क्लियर है? जनसंख्या नियंत्रण मतलब कह रहा है ना, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, जितना जनसंख्या बढ़ते जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए तरह तरह का विधि बताया जा रहा है। मानव की असीमित जनन क्षमता के कारण पूरे विश्व में मानव जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मानव के पास असीमित जनन क्षमता है, मतलब एक आदमी अगर 10 लोगों से शादी कर लिया ना, तो 10 के साथ संबंध बनाएगा तो उस अपनी संख्या है जो कि वृद्धि कर सकता है, अपना वंश को तेज़ी से बढ़ा सकता है। तो मानव के पास असीमित जनन क्षमता है। महिलाओं के पास है जो कि एक बार में है जो कि एक बच्चा का जन्म दे सकती है, या ज़्यादा होता है तो जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। लेकिन पुरुषों के पास जनन क्षमता अधिक होता है। वो जिसके साथ संबंध बनाएगा उसके साथ है जो कि उससे है जो कि बच्चा है जो कि पैदा होगा। तो इसके पास बहुत तेज़ी से जिसके कारण तेज़ी से आबादी बढ़ते जा रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। 2023 का जनगणना हुआ है तो इसमें सबसे ज़्यादा आबादी था चीन के, लेकिन 2023 का जनगणना हुआ है तो इसमें सबसे ज़्यादा आबादी हो गया भारत के। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी भारत के हो गया। तो इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि से सिर्फ मानव द्वारा निर्मित संसाधन नहीं बल्कि प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त सीमित संसाधन भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। प्राकृतिक द्वारा जो दिया गया जैसे कोयला, खनिज, जिसे डीजल, पेट्रोल ये सब कहते हैं, वो भी तो कम रहा है। अतः एक संसाधन भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अतः एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित रखना आवश्यक है। करा कि तो जनसंख्या को एक निश्चित सीमा तक कंट्रोल करके रखिए। कहने का मतलब है आप 2 परिवार हैं तो 2 ही जनसंख्या रखिए, 2 ही बच्चे को रखिए। जनसंख्या को सीमित रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। इस पर सरकार तरह तरह का योजना चलाता है। अगर हम इसका अवलोकन समाज की इकाई परिवार के स्तर पर करते हैं तब हम स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे कि एक पति पत्नी के लिए अपने द्वारा उत्पन्न की गई संतानों के उचित लालन पालन, उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध, इनको आवश्यक सुख सुविधा देने के लिए ये जरूरी है कि उन परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित हो। अगर ज़्यादा आबादी रहेगा तो सब बच्चा को, जैसे एक आदमी के पास, एक आदमी के है कि क्या बोलता है, बहुत सारे बच्चे हैं तो सबको पढ़ा पाना मुश्किल हो जाएगा। जो सुख सुविधा देना है तो वो मुश्किल हो जाएगा। अगर छोटा परिवार है तो सारा सुख सुविधा, अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकते हैं। कोई बीमारी हुआ तो इसका इलाज करवा सकते हैं अच्छे से। वो बच्चा को पढ़ना है, आगे जा कर के कुछ करना है तो उसको आराम से भेज सकते हैं। और जिसके पास बहुत सारा जनसंख्या है वो तो नहीं ना भेज पाएगा। इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल रखना है। हम जानते हैं कि सीमित परिवार ही स्वस्थ और सुखी परिवार का आधार है। परिवार के संतानों की संख्या सीमित रहने के लिए कारगर योजना की आवश्यकता होती है। इससे परिवार नियोजन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? परिवार नियोजन। अतः जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से ही संभव है। परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय हैं, परंतु हर तरीके का उद्देश्य अंडाणु निषेचन को नियंत्रित करना है। परिवार नियोजन के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन सबका उद्देश्य ही अंडाणु निषेचन को नियंत्रित करना है। मतलब अंडाणु जो निषेचित होता है ना, अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो निषेचन बनता है ना, इसको कंट्रोल करना है। क्या किया जाए जिससे अंडाणु और शुक्राणु आपस में ना मिले। समझ गया ना? काहे कि अंडाणु शुक्राणु मिल गया था तो निषेचन हो जाएगा, बच्चा फिर हो जाएंगे। स्त्रियों में गर्भाधारण की दर में कमी आए और कम बच्चे पैदा हो। जन क्षमता नियंत्रण के अधिकांश संसाधनों में कोई खतरा नहीं होता है और पति पत्नी इच्छित संख्या में इच्छित समय पर संतान उत्पन्न करने में सफल होते हैं। संतान उत्पत्ति निम्नलिखित उपाय करा कि इसका उपाय एक प्राकृतिक विधि क्या है? अगर कुछ दिनों तक संभोग को रोक दिया जाए तब इस दौरान स्त्री की योनि में बीज का प्रवेश नहीं होगा, जिससे अंडाणु निषेचन की संभावना नहीं होगा। करा अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, अपने आप को कंट्रोल करके रखिए। तो ये सब नहीं करिएगा तो जनसंख्या अपने आप कंट्रोल रहेगा। अतः संभोग के समय समंजन कर अंडाणु निषेचन को रोका जा सकता है। सामान्यतः मासिक स्राव के 14वें दिन अंडाशय के परिपक्व अंडाणु निकलते हैं तथा अंडोत्सर्जन 2 मासिक स्रावों के करीब बीच में होता है। अतः मासिक स्राव के 14वें दिन के समीप या उससे आगे के दिनों में संभोग दूर रहा जाए और प्राय अंडाणु का निषेचन नहीं हो। कम से कम करा है कि मासिक स्राव जो होता है MC होता है उसके 14वें दिन के आसपास
समझ गए ना। जो अंडोत्सर्जन होता है उसमें भी कम से कम आप रोक सकते हो, तो भी है जो कि महिला प्रेग्नेंट से बच सकती है। ये हो गया प्राकृतिक विधि। यांत्रिक विधि क्या होता है इससे, इन दिनों है जो कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए अलग अलग वैज्ञानिक यांत्रिक विधि है। पुरुषों के लिए कॉन्डोम का उपाय किया गया है। जो कॉन्डोम बहुत ही पतले रबर जैसा होता है, जानते हो, जिसे संभोग के पहले सीसन के ऊपर है जो कि लगा दिया जाता है, जिससे जो शुक्राणु जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे वो मादा के अंडाणु के साथ है जो कि मिलता नहीं है और निषेचन नहीं होता है, और इससे है जो कि एड्स से भी बचा जा सकता है। स्त्रियों के लिए है जो कि डायफ्राम होता है, कॉपर टी होता है, लूप, ये परिवार नियोजन के साधन है, ये जानते ही हो। डायफ्राम, कॉपर टी, लूप महिलाओं में लगाया जाता है। डायफ्राम को स्त्री की योनि में डाल करके गर्भाशय की ग्रीवा और सर्विस में बैठा दिया जाता है। जैसे कॉन्डोम होता है पुरुषों में, वैसे महिलाओं में डायफ्राम होता है, और इससे बीज है जो कि कॉपर बैठा दिया जाता है, और जिससे बीज जो जाता है अंदर जाता है, लेकिन वो अंडाणु जो उत्सर्जित हो रहा है उससे मिलता नहीं है, उसके बीच एक प्लास्टिक का काम करता है, इससे बीज फैलोपियन नलिका में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कॉपर टी तथा लूप धातु या प्लास्टिक के बने होते हैं, इन्हें गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिससे गर्भाशय की दीवार में बहुत अधिक मात्रा में म्यूकस निकलने लगता है, जिसके कारण गर्भाशय की दीवार में भ्रूण जो होता है भ्रूण का आरोपण नहीं हो पाता है। समझ गए। तो ये हो गया। तो हम लोग है जो कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम लोग है जो कि जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक विधि और यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि का नाम याद रखना है, प्राकृतिक विधि तो जानते हो। जनसंख्या नियंत्रण के यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि। तो यांत्रिक विधि में क्या क्या हो गया, कॉन्डोम हुआ, डायफ्राम हो गया, कॉपर टी हो गया, लूप हो गया। तो आगे देखो, अब रासायनिक विधियाँ। ऐसी विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है दवा के रूप में। जैसे रसायनों से निर्मित ऐसे क्रीम स्त्री की योनि में लगा दिया जाता है। क्रीम आता है जो स्त्री की योनि में लगा दिया जाता है, जिससे शुक्राणुओं को नष्ट कर देती है, जिससे शुक्राणु बनता है, अंदर जाता है लेकिन नष्ट हो जाता है, इससे निषेचन नहीं हो पाता है। कृत्रिम तरीके से विभिन्न रसायनों द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन बनाए जाते हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। स्त्रियाँ जब इसका सेवन करते हैं तो इसके सामान्य मासिक चक्र बाधित हो जाता है तथा अंडोत्सर्जन नहीं हो जाता है, और जनसंख्या नियंत्रण के लिए अत्यधिक सुरक्षित और प्रभावी करा है कि बहुत सारा दवा है जिसको खाने से है जो कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जो होता है इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। समझ गए ना, शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दवा खाने से प्रेगनेंसी को रोका जाता है, तो उसका है जो कि असर है जो कि शरीर पर होता है। बाद में वो महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको परेशानी होता है। सर्जिकल विधि है, सर्जिकल मतलब सीधे इसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी किया जाता है, नसबंदी कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बनता है ना, जिससे शुक्राणु पहुंच सके वो शुक्राणु को ही लॉक कर दिया जाता है। इसे शल्य क्रिया द्वारा शुक्रवाहिका को काट करके आगे के धागा में बांध दिया जाता है, अंदर ही उसको बांध दिया जाता है। इससे वृषण में बनने वाले शुक्राणु का प्रभाव स्त्री की योनि में नहीं हो पाता है। इससे जो शुक्राणु बनता है ना वो स्त्री की योनि में नहीं पहुँच पाता है। स्त्रियों में होने वाले इसी प्रकार के शल्य क्रिया स्त्री नसबंदी, मतलब पुरुष नसबंदी होता है, स्त्री नसबंदी। नसबंदी करने के बाद फिर है जो कि वो कभी फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। इसमें फैलोपियन नलिका के धागे से बांध दिया जाता है, जिससे अंडाशय के अंडाणु निकलते तो हैं, परंतु फैलोपियन नलिका के नीचे गर्भाशय की ओर नहीं आ पाते। शल्य क्रिया के द्वारा गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को उसके विकास की एक निश्चित अवधि के भीतर योनि के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है, और इसे गर्भ का चिकित्सीय समापन या MTP कहते हैं। अन्य विकसित देशों की तरह हमारे देश में भी MTP का मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी मान्यता प्राप्त है। मतलब ये है जो कि कोची बोलता है बहुत सारे देश में बैन था, लेकिन हमारे देश में है जो कि है जो चाहता है करवाना वो करवा सकता है। सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता मतलब सबको समझा करके, जैसे हम आपको समझाए कि चला इसे नहीं करना, इससे आपको हम पढ़ाए तो आप समझ गए कि जनसंख्या को रोकना क्यों जरूरी है और कैसे कैसे रोक सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर प्रभाव तथा उसके नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों के उपयोग, प्रचार, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन, पोस्टरों, अन्य प्रकार के सशक्त माध्यमों के किया जाना अत्यंत आवश्यक। इसे समाज में ये सभी है जो कि MTP का फुल फॉर्म याद रखना, पुरुष नसबंदी, स्त्री नसबंदी याद रखिएगा, ठीक है ना। पुरुष नसबंदी क्वेश्चन है 44 नंबर में, पुरुष नसबंदी, स्त्री नसबंदी। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, जनन चैप्टर ख़त्म हो गया। देखो
जनन चैप्टर का 3 गो पार्ट हम डाले हैं। हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है, कैसे कैसे करके टाइम निकाल के हम बनाते हैं वीडियो, समझ गए ना। अभी भी आपका कितना टाइम हो रहा है, अभी है जो कि 11:50 हो रहा है। इस टाइम है जो कि बना रहे हैं वीडियो। तो आप लोग है जो कि क्या करो, जो भी वीडियो हम बनाए हैं तो तीनों वीडियो को देख लिया आप लोग, रिवीजन करते रहो, और जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम बनाते हैं, और पढ़ाई करिए मन लगा के। और फिर आगे जो चैप्टर है उसको भी हम डाल देंगे। अब आपका ये सब ख़त्म हो गया, साइंस उन्स है जो कि ख़त्म होने वाला है, तो फिर हम चैप्टर वाइज डाल देंगे, और मैथ का चैप्टर वाइज डाल देंगे। तो आप लोग पढ़ाई करना, मन लगा करके पढ़ाई करो, कहीं भी दिक्कत हो बढ़िया से पढ़ाई करिए, परीक्षा में बहुत कम समय है।